हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान चैनल। बच्चों, मैंने रिसेंटली केमिस्ट्री का भी एक नया चैनल खोला है, केमिस्ट्री ज्ञान। उस पर मैंने सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है क्लास 12 का, उसको मैंने अपलोड कर दिया है पहला वीडियो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरा वो वाला चैनल भी विजिट कर सकते हैं। मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है मेरे चैनल का। तो आई होप आप लोग उस वीडियोस को भी देखेंगे और मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एटम न्यूक्लियर 03। एक मिनट बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है एटम न्यूक्लियर 03। ये मॉडर्न फिजिक्स का एटम न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसका थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और रेडियो एक्टिव डीके। फिर हम लोग फोर्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसके फॉर्मूले के आखिर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते कैसे। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रेडियो एक्टिव डीके। आखिर में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं और अच्छी राइटिंग में लिख लेता हूँ। ये लेक्चर नंबर है 3, एटम एंड न्यूक्लियाई 03। ये थर्ड लेक्चर है एटम न्यूक्लियाई का। और हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और बच्चों आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आखिर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस तब भी वो दोनों क्यों नहीं कोलाइड हो जाते हैं, तब भी वो लोग क्यों नहीं कोलाइड हो जाते हैं। आप खुद देखो, एक चुंबक लो, एक नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों जैसे पास लोग दोनों चिपक जाएंगे। बट ऐसा केस हमारा एटम के साथ क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्यों नहीं घुस जाता है, दोनों अनलाइक चार्जेस तब भी। उसके तो मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को उसका आंसर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो, मान लो ये पॉजिटिव पार्ट है एटम का और ये जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो, इसको थोड़ा मैं सेंटर में बना लेता हूँ। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है एटम का। जैसे कि आप जानते हो, दोनों अनलाइक चार्ज है, दोनों को तो अट्रैक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, पर ऐसा वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाता है। वो वही जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज करके घूमने लगता है। कहने का ये मतलब हुआ, इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स है, जो इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स है वो किस में चेंज हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और आप तो अच्छे से जानते ही हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, वो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को गोल गोल घुमाने लगता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घुमाने लगता है। जब तक उसको एनर्जी मिलेगी जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तब तक वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा। तो वही काम ये करता है इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज कर देता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर घुसने के बजाय उसके साथ चारों चक्कर लगा सकता है। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल में देख सकते हो आप लोग, किसमें, अर्थ और सन में। सन भी तो अर्थ को खींचता है और अर्थ भी सन को खींचता है। तो होता क्या है, आखिर में अर्थ सन का चक्कर लगा ही रहना, तो वहां पे भी सेम काम होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे चेंज हो जाता है। अब बात आज यहाँ पे आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसका बहुत देर से वेट कर रहे थे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक सेटअप तैयार करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक है न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे यूरेनियम पड़ा हुआ है, यहाँ पे यूरेनियम 235 पड़ा हुआ है, जिसमें से कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिटर। अल्फा पार्टिकल एमिटर है ये, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। और यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा एटम बना लेते हैं। ये है एटम का, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, और यहाँ पे उसका पॉजिटिव पार्ट है। ये एटम का पॉजिटिव पार्ट है। अब होगा ये कि जो अल्फा पार्टिकल एमिटर है, जैसे हम लोग गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट में देखे थे ना, ये वही सेम गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकलेगी, और उसको मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ।
थोड़ा ऊपर हो गया ना, नीचे में जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल्स, छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकलती जा रही है, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। पर आप खुद जानते हो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डबल चार्ज हीलियम एटम होते हैं। वो डबल चार्ज हीलियम एटम होता है। कहने का मतलब ये होगा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में वो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा ये कि एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही अल्फा पार्टिकल्स खूब तेजी से स्पीड में भाग रहे, खूब तेजी से स्पीड में जाके देखेंगे आगे, देखेंगे अरे ये क्या, आगे तो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। फिर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। और तो एक लिमिट तक ही, एक सीमा में जाके ही, एक लिमिट तक ही वो अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के पास जा सकता है। एक लिमिट तक ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा सकता है। एक लिमिट तक ही अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास जा सकता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, मान लेते हैं न्यूक्लियस की यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ तक ये पहुँचा है r0 है। तो वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यही होता है कि एक अल्फा पार्टिकल एक एटम के न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब होगा ये कि बेसिकली हम लोग को ये जानना है, बेसिकली हम लोग को फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करना है। हमारा मोटिव ये है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितने पास तक जाके वापस आ सकता है, कितने पास तक जाके वापस आ सकता है। तो हम लोग को बेसिकली निकालनी है r0 की वैल्यू की अल्फा पार्टिकल कितने पास जाके वापस रिबाउंड हो जाएगा। जाहिर सी बात है रिबाउंड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे। पर किस हद तक जाके अल्फा पार्टिकल वापस रिपेल होगा वो हम लोग जानना है, वो डिस्टेंस जाननी है आखिर में हम लोग को। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है, जाहिर सी बात है इसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेट में इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल्स की, मान लेते हैं वो के ई आई है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब खुद देखो किसी बॉडी के पास एक ही साथ दो टाइप की एनर्जी नहीं हो सकती है, या तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी एक टाइम पे, या काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो इस समय इनिशियल स्टेट पे अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है आई, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पर अब तुम जानते हो फुल स्पीड से काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, फिर आगे जाके देखेंगे अरे सामने तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है। तो तुम मिली सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन वो अपनी जगह रुक जाएंगे, रुकने के बाद वो रिबाउंड होंगे। पर खुद सोचो जब वो रुके होंगे, भले ही मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड रुके हो, पर रुके होंगे तो उस समय तो उनकी वेलोसिटी 0 होगी ना। उस समय इनकी फाइनल वेलोसिटी जो 0 ही होगी, और जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो उस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। और हम लोग ये जानते हैं जब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का 0 होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इनिशियल स्टेज में अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और फाइनल स्टेज में अल्फा पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, या पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो, अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े हो, क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़े हो, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि जब भी कोई दो चार्ज होते हैं, मान लो ये क्यू है और क्यू नॉट है, अगर इन दोनों के बीच हम लोग को पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है ये पोटेंशियल इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है अगर आपके पास दो चार्ज है, Q और Q नॉट, तो हमारा उसका तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे
फाइनल स्टेज में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर हो गया, और इनिशियल स्टेज में अल्फा पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी मान लेते आई है। तो अब होगा ये, अब इस आप लोग नोट कर लिए, फिर मैं सेटअप को मिटाऊं। मैं 5 पे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अब मैं सेटअप मिटा रहा हूँ, फिर आगे फ्रेशली हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिर हम लोग आर नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, आर नॉट निकालने का फॉर्मूला बना लेते हैं। हम लोग देखे थे इनिशियल स्टेज में काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, मान लेते के आई थी या के ई थी इनिशियल स्टेज में। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, और फाइनल में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी के Q1 Q2 अपॉन आर। अब हम लोग देखे थे यहाँ पे हम लोग आर की जगह आर नोट रखेंगे। आर की जगह आर नोट इसलिए रखेंगे क्योंकि हम लोग देखे थे वो न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इस हद तक जा पा रहा है, तो जो डिस्टेंस दोनों के बीच की होगी, कितने दूर तक गया है, तो उसे हम लोग आर नॉट कहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, और ये एटम है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आर की जगह आर नॉट रखेंगे, तो अब यहाँ पे Q1 Q2 की जगह क्या रखें? अब हम लोग Q1 Q2 की जगह क्या रखें? तो मान लेते हैं जो ये एटम है जिसपे हम लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं गोल्ड का एटम है। तो गोल्ड के एटम में मान लेते हैं Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इस गोल्ड के एक एटम में हम लोग मान लेते हैं कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, और मान लेते हैं इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो Q2 हो गया हमारा ZE। अब यार बात आती है कि हम लोग Q1 क्या रखें? यहाँ बात आती है हम लोग Q1 क्या रखें? हम लोग यहाँ पे Q1 हम जानते हैं, Q1 हम लोग को क्या है, यहाँ पे 2 चार्ज है, एक हमारा न्यूक्लियस में अंदर जो चार्ज है वो हम लोग लेंगे, और एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेंगे। तो हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। डबली चार्ज मतलब क्या हुआ? 2e। डबली चार्ज मतलब क्या हुआ? 2e। तो Q1 की वैल्यू 2e और Q2 की वैल्यू ZE, हम लोग इस पर पुट कर देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला ये बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K2E ZE अपॉन आर नॉट, K2E ZE अपॉन आर नॉट। तो यहाँ पे आप लोग इसको और थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, K2ZE स्क्वायर अपॉन आर नॉट। हम लोग को यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग के को नीचे रख के आर नॉट को ऊपर रख देंगे, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आर नॉट है KE। तो हम लोग को पता ही है के की वैल्यू क्या होती है, 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 पुट कर दीजिए या फिर सॉल्यूशन के वक्त पुट करिए। तो पर मतलब कहने का ये मतलब है, तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, ये लगता है मार्कर खत्म हो गया मेरा, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा आर नॉट इज इक्वल टू K2ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला बना फाइनली आर नॉट इज इक्वल टू K2ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस कर सकते हो, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करोगे जो मैं लिख रहा हूँ, आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। कहने का ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा हम लोग हीलियम एटम को डब्ल्यू चार्ज हीलियम एटम या अल्फा पार्टिकल को जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे, उतनी ही छोटी आर नॉट की वैल्यू होगी। इसको लोग सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा हम लोग अल्फा पार्टिकल को स्पीड देंगे, वो उतना ज़्यादा पास न्यूक्लियस के जाके रिबाउंड होगा, इससे हम लोग को ये पता चलता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आर नॉट की वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या, अगर स्पीड ज़्यादा है तो
जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास चला जाएगा। हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड, मतलब अल्फा पार्टिकल, हमारे एनसीईआरटी ये कहती है कि अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए या फिर होती है नेचुरली। कहने का आप लोग बच्चों ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, नेचुरली मतलब नेचर में नेचुरली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए या फिर होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए आप लोग ये बात, क्वेश्चन बहुत पूछता है। मैं ये कह रहा हूँ नेचुरली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसको आप लोग बढ़ा सकते हो, पर नेचुरली 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से ही कोई अल्फा पार्टिकल किसी एटम के न्यूक्लियस के पास जाता है। इसको तुम लोग बढ़ा सकते हो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज, इसको आप लोग बढ़ा सकते हो मैग्नेट रख के या फिर पॉजिटिव या फिर डाइपोल रख के। अल्फा पार्टिकल से मीटर के बीच में डाइपोल रख के हम लोग एक्सेलरेट करके हम लोग अल्फा पार्टिकल स्पीड बढ़ा सकते हैं, पर नेचुरली 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। तो बच्चों आप, आई होप आप लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से फाइनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ये होगा K2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, या K की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन रहेगी वो हम लोग पुट कर देंगे। और एक मतलब कि जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है हम लोग को अच्छे से पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ये ई की वैल्यू होती है। ये हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हम लोग आराम से निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की एक अल्फा पार्टिकल एक एटम के न्यूक्लियस के कितने पास जा सकता है। तो बच्चों ये था एटम न्यूक्लियस 03। अब मैं एटम न्यूक्लियस 04 में बताने वाला हूँ रेडियो एक्टिव डीके बताने वाला हूँ मैं। चलिए शुरू देखते हैं आगे। रेडियो एक्टिव डीके पढ़ने से पहले आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आज की वीडियो का एम है 50 लाइक्स, बस 50 लाइक्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।